चलिए सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। आप लोगों ने 9th का आज सेट दिया होगा और मैं आपके सामने डिस्कशन के लिए अवेलेबल हूँ। अब आप लोग को 4.0 की तैयारी में काफ़ी ज़ोर शोर से लग जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 4.0 आपकी सेवा में हाजिर होगा। और मेरे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए सीधे सीधे हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज 9th के डिस्कशन में सबसे पहला सवाल है आपके सामने। एक एपी 25 20 15 डॉट 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 का कौन सा पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस एपी का एनवा पद फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी कि एनवा पद मतलब टीएन। और अगर टीएन को मतलब एनवा पद को अगर हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान रहे हैं, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है भाई? है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मतलब ये होता है कि वैल्यू जीरो से जस्ट छोटा, है ना। नेगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। हम मान लिए कि एनवा पद है जो फर्स्ट नेगेटिव है, तो अगर एनवा पद फर्स्ट नेगेटिव है तो जीरो से छोटा होगा, तो जीरो से छोटा कर दिए। अब आप देखिए, एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो। ठीक है, ये आपका कितना है? 25। एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है? आप सब जानते हैं कि डी T2 माइनस T1 होता है, तो ये आपका डी हो गया, यानी कि -5। तो लीजिए आपका -5 लेस देन जीरो। ये हो जाएगा आपका 30 और -5n लेस देन जीरो। मेरे दोस्त, अब आप सब लोग समझते हैं क्या? हम किसी को घटाते हैं और रिजल्ट अगर जीरो से छोटा आई मीन नेगेटिव आता है, तो घटाने से अगर जीरो से छोटा आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें से घटा रहे हैं वो छोटा है और जिसको घटा रहे हैं वो बड़ा है। ठीक है, तो जब छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो वो हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी आप श्योर हो गए कि 5n जो है वो 30 से बड़ा है। तो 5n अगर 30 से बड़ा है तो n जो होगा वो 5 से बड़ा होगा। और जब n 5 से बड़ा होगा, इसका मतलब यह है कि n का मान 6। तो 5 से जस्ट बड़ा तो 6 ही होता है। ठीक है ना? क्या मांगा है हमसे? अच्छा, हमसे यही बोला कि कौन सा पद नेगेटिव होगा, तो हमने एनवा पद माना था, एन का मान 6 आ गया, यानी छठा पद ही जो है वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है कुमार अर्नब, हम कल वीडियो बना देंगे, कल वीडियो बना देंगे, डोंट वरी। चलो अब आओ, इसको देखते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त, ये कॉट थीटा बराबर 9/17 है, तो बताइए कॉसेक स्क्वायर क्या होगा। मेरे दोस्त, आप सबको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका 1 हो गया, प्लस कॉट का मान 9/17, तो 81/289, 9/17 का स्क्वायर। अब यहाँ से 289 है, तो 289 और प्लस में ये 81, क्या हो जाएगा? 0। 8 8 16 1 17, और मेरे दोस्त 2 1 3, ये 370/289, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सच कहें तो आंसर हमारा यहीं पर हो गया है,
आंसर यहीं पर हो गया था क्या, 1 सहित 81/289। आंसर तो यहीं पे हो गया था, क्योंकि यही चीज हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। कौन सा, ये है ना। इसकी योगफल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, यहीं पर मेरे दोस्त। अर्जुन बैच मंडे टू फ्राइडे चलना है मेरे दोस्त, मंडे टू फ्राइडे चलेगा। किसी काम से आज मैं बाहर चला गया था, इसलिए आज क्लास आप लोग की नहीं हुई थी। मंडे टू फ्राइडे में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर क्लास चलना है। बस सैटरडे संडे जो है, चलिए बहुत बढ़िया। 71 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 71 नंबर डिलीट है, नहीं है इसमें से ना। कोई बात नहीं, 71 करा देंगे आखिरी में, काहे घबरा रहे हो। ओके, देख लेंगे, किसी कारण बस हो सकता है। सब करा देंगे, छोड़ना एक भी नहीं है। चलो इसकी बात करें अब। एक ट्रायंगल है जिसका 3 पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है, और हमसे तीसरा पॉइंट मांगा है, क्या होगा। आपको ये बात पता होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर यदि x1 y1 ये पॉइंट दिया है, ये आपका x2 y2 दिया हुआ है, और ये आपका x3 y3 दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में ये जो आपकी ग्रेविटी है ना मेरे दोस्त, ये ग्रेविटी जिसे आप x, y कहते हो, तो ग्रेविटी पॉइंट, ग्रेविटी सेंटर का जो x है वो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, ठीक है। और ग्रेविटी सेंटर का जो y है y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। अब आप यहाँ से देखिए, ग्रेविटी सेंटर का x कितना है, x है 5/3। x1 यहाँ से देख सकते हैं आपका 3 है, x2 आपका -2 है, और x3 आपका पता नहीं, बटे में ये 3 हो गया। अब आप इसको थोड़ा देखिए, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर 5 में से 1 आके घटेगा 4, 4 आपका x3 हो गया है, ठीक है। तो देखिए 4 आपका x3 कहाँ है, तो 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, ये -4 है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेविटी सेंटर का y, तो y है आपका -1/3, तो -1/3 दीजिए। y1 आपका 2 है, 2 लिखिए। y2 आपका 1 है, 1 लिखिए। और y3 आपको मालूम नहीं, बटे 3। अब ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 जाके उधर माइनस होगा, तो -4 बराबर y3 होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 4 और -4, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आंसर की आने के बाद कम से कम यह बता देना कि किस किस में चैलेंज करना है और उसका सोर्स क्या होगा। पिछले विद्यार्थी को पढ़कर भूल जाते हैं आप, मैंने किसी को नहीं भूला है। कल इस पर हम थोड़ा विचार कर लेते हैं, और उसके बाद मेरे दोस्त आपको उसके बारे में बता देंगे कल कि कौन कौन सा क्वेश्चन है जिस पर चैलेंज किया जा सकता है और क्या परेशानी है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको देखते हैं। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, और तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। अब आप देखिए, एक सिक्का को 3 बार उछालिए, चाहे 3 सिक्का को 1 बार उछालिए, बात एक ही है। आप पहला सिक्का को उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा, दूसरा को उछालेंगे उस पर भी हेड या टेल आएगा, और तीसरा को उछालेंगे तो उस पर भी हेड या टेल आएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ देखना, पहला को उठाएंगे, उछालेंगे उस पर हेड या टेल आएगा, दूसरे को उछालेंगे उस पर भी हेड या टेल आएगा, तीसरों को उछालेंगे उस पर भी हेड या टेल आएगा। अब जब ये तीनों को हम कंबाइंड करेंगे तो कैसे, तो पहले 2 को कंबाइंड कर लीजिए। अब 2 को कंबाइंड करेंगे ना, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ठीक है। अब इसी को बस रिपीट कर दीजिए, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, रिपीट कर दिए। अब आपको क्या करना है,
पहला 4 में हेड चिपका देना है और अगला 4 में टेल चिपका देना है। यही हो गया 3 सिक्के को उछालने पर परिणाम। आपको क्या बोला, आपको कहा कि तीनों पर समान चीज आएगा ना तो वो जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। ठीक है, और आपसे प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है, हारने की प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे दोस्त हारने की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आप तो जानते हो कि जीतेगा कब, जब तीनों पर समान आएगा। तो इसका मतलब है कि उसकी जीतने वाली जो इवेंट है वो केवल 2 है, और हारेगा कब, जब तीनों पर समान नहीं रहेगा। तो तीनों पर समान नहीं कहाँ है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे इवेंट हैं जिसमें तीनों पर समान नहीं है। और जब 3 सिक्के को उछाला जाएगा तो टोटल 8 घटना घटेगी, यानी 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको कराया है, अभी जो आपको कराया ये काफी डिटेल है, लेकिन अगर इसी को शॉर्टकट में पेपर में बनाना है तो चाहे सिक्का 2 हो या 3, ऐसी 2 ही घटना होगी, ऐसी केवल 2 घटना होगी जहां पर सभी पर एक समान अंक आएंगे। जैसे कि 3 ही सिक्का उछाले हैं तो मेरे मित्र तीनों पर हेड आएगा तो समान माना जाएगा, या तीनों पर टेल आएगा तो समान माना जाएगा। ठीक है, यही हो सकता है। इसका मतलब ये है, और यही चीज आएगा तो जीतेगा, यानी कि उसके जीतने वाली जो इवेंट है वो 2 इवेंट है। और रही बात टोटल इवेंट कितना है, तो टोटल इवेंट मेरे दोस्त 3 सिक्का उछाला गया, 8 घटना, 8 में 2 घटना जीतने की है तो 6 घटना हारने की होगी, है ना। तो हारने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 6 बटा टोटल इवेंट 8, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये सब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, ठीक है। अर्जुन बैच में एडवांस अर्थमेटिक दोनों चलेगा, आपको घबराना नहीं है। अब देखिए के किस मान के लिए ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है। अब ध्यान रखना कि जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे, जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे, जैसे ए बी और सी है, तो 3 पॉइंट कॉलिनियर का मतलब एक ही रेखा पर तीनों पॉइंट। ठीक है, और जब 3 पॉइंट कॉलिनियर होंगे तो इस स्थिति में स्लोप ऑफ ए बी बराबर होगा स्लोप ऑफ बी सी। क्यों, क्योंकि देखिए ए बी का स्लोप निकालेंगे तो भी इसी लाइन का होगा, और BC का स्लोप निकालेंगे तो भी इसी लाइन का होगा। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि दोनों ही स्लोप आपस में इक्वल होंगे। और आपको यह बात पता है कि 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, 2 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1, ये तो आपको पता है पहले से। ठीक है, तो चलिए आप AB का स्लोप निकालिए, y2 माइनस y1 करिएगा तो -4 माइनस 1 होगा, बाय x2 माइनस x1 k माइनस 8, तो ये आपका k माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, k माइनस 8 बराबर BC का स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 4, ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 और बटे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस k हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, -5 का गुना इसमें कीजिए तो -10 और माइनस माइनस +5, ये हो जाएगा -5 + 4, -1 का k से गुना कीजिए -k, -1 का -8 से गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए k इस पार आके 6k हो जाएगा, बराबर ये 18 हो जाएंगे, तो k का मान आपका 3 हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी स्लोप वाली क्वेश्चन आपकी लाइफ में कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, स्लोप वाली क्वेश्चन आप हमेशा से बना लोगे, कहीं दिक्कत नहीं है। प्लीज सर 72 का ऑप्शन नंबर बी होगा ना, चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 72 का क्या होगा मेरे दोस्त। ओ हो, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, कहोगे क्या, क्यों सर, देखो यहाँ काटने में मिसिंग हो गया मेरे दोस्त, जैसे 5 से ही कटेगा ना तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और जब 6 आएगा तो n का मान 6 से बड़ा यानी क्या 7, 7वां पद इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, वो मेरे दोस्त डिवीजन में हल्का सा मिस्टेक हो गया, n का मान 7 आएगा, 7 आंसर जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। आओ, हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच।
अब इस पे आइए, इसकी बात करें। देखो ये क्या है, 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, 17/24, यहां देखना, ऊपर में कोई भी नंबर हो, नीचे नीचे ओनली 2 रहे या ओनली 5 रहे, ठीक है, या 2 and 5 बोथ रहे। अगर ऐसा सिचुएशन है तो इस स्थिति में दशमलव का प्रसार टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ऊपर में नंबर है और नीचे ओनली 2 की पावर है या ओनली, ध्यान देना, 5 की पावर n, ठीक है, और 2 and 5 बोथ। इधर ध्यान रखना, केवल 2, केवल 5 या 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा रहे, कोई तीसरा आ जाए, तो इस स्थिति में दशमलव का प्रसार अशांत, ठीक है, और आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो मेरे दोस्त हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग यानी अशांत आवर्ती, अशांत होगा तो हमेशा आवर्ती होगा, इस बात पर आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब सवाल ये है कि सर ये 17/24 का क्या होना है। तो देखो ना, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 8 तिया 24, तो 2 के अलावा क्या है, 3। अब 2 के अलावा 3 जैसे ही देखा वैसे ही अशांत कह दिया। लेकिन मेरे दोस्त अशांत कहने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसके वजह से हम नॉन टर्मिनेटिंग कह रहे हैं कहीं ऊपर से कट तो नहीं जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये 3 इससे कट जाएगा ऊपर वाले से, तो वैसी स्थिति में आनन फानन में आंसर देना गलत हो जाएगा। लेकिन आज इस 3 से 17 नहीं कटेगा, यानी नीचे में हर हाल में 3 रहेगा। और जब नीचे में हर हाल में 3 अवेलेबल है, इसका मतलब शांत का कोई उपाय नहीं है, आंसर अशांत हो जाएगा, ठीक है। आंसर अशांत हो जाएगा, यानी आंसर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हालांकि यहां पर रिपीटिंग शब्द का भी यूज रहना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज यहां पर रिपीट होना ही है। सर 80 वीडियो में 61 चल रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, हम उसको चेक करवा लेते हैं क्या परेशानी है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा 1-2 कमेंट तो, क्या दिक्कत है इन लोग को। चलो ध्यान दो भाई, यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है, ए अपना 90 डिग्री है, तो एडी बताइए क्या होगा। बहुत आसान है। देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए आपका 90 डिग्री है, ये बी रहा और ये सी रहा। अब आपसे कह रहा है कि इस बीसी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। अगर ये बीसी का मिड पॉइंट है तो आपसे कह दिया कि एडी का मान क्या होगा। अब आप पहले पहले तो ये ध्यान रखिए, ये कर्ण का मध्य बिंदु क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज में जो सर्कम सर्कल होता है ना, परिवृत्त, उसी का वो सेंटर होता है। तो जब सर्कम सर्कल का ये सेंटर है, तो सेंटर से परिधि ये भी त्रिज्या होगा, सेंटर से परिधि ये भी त्रिज्या होगा, सेंटर से परिधि ये भी त्रिज्या होगा। यानी कि आप देख सकते हैं इस आर का मान पूरे हाइपोटेन्यूज का आधा है। यानी आप कह सकते हो कि आर का मान जो है वो बीसी का आधा है, यानी यहां पर हो जाएगा BC/2। तो आर बराबर BC/2। अब आर बराबर BC/2 हम क्यों लिखे, क्योंकि हमसे एडी पूछा है और एडी भी क्या है, आर ही है। तो हम कह सकते हैं कि एडी बराबर होगा BC/2। ऐसे हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो एडी है ये स्मॉलेस्ट मीडियन है। कभी कभी ये सवाल स्मॉलेस्ट मीडियन करके भी आ जाएगा कि सबसे छोटी माध्यिका क्या होगी। स्मॉलेस्ट मीडियन, सबसे छोटी माध्यिका,
सबसे छोटी माध्यिका। ठीक है, BC/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, BC/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं साइन 25 इंटू साइन 65 माइनस कॉस 25 इंटू कॉस 65। बताइए क्या होगा मान। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी। ओके, अब यहीं पर देख लीजिए ना, यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी चाहिए, और यहाँ साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी है, यानी माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस कॉमन लीजिए तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, यानी कॉस 25 इंटू कॉस 65 माइनस साइन 25 इंटू साइन 65। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तो माइनस हो गया, कॉस इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, यानी कि माइनस में कॉस 90 और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया, बहुत ही सिंपल है। हम देख लेते हैं कल आंसर की का क्या रुझान है, वो हम आपको बता देंगे कल। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको देखिए, तीन लगातार डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, जब भी तीन लगातार डिस्काउंट का सक्सेसिव डिस्काउंट पूछेगा, बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहें तो सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी है, सक्सेसिव से बन जाएगा। लेकिन आप अगर चाहें तो इसे MRP और SP का रेशियो लेकर ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, 30% की छूट का मतलब है 3/10 की छूट, 10% की छूट का मतलब 1/10 की छूट, और 5% की छूट का मतलब 1/20 की छूट है। ठीक है, अब आप यहां देख लीजिए कि मेरे दोस्त ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास MRP, छूट हमेशा MRP से दिया जाता है। 3/10 की छूट का मतलब 10 MRP का चीज 3 के छूट पर बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे। 1/10 की छूट का मतलब है 10 MRP की चीज पर 1 की छूट देंगे तो 9 में बेचेंगे। और 1/20 डिस्काउंट का मतलब MRP 20 है, 1 का डिस्काउंट देंगे तो 19 में बेचेंगे। अब आप ये देखिए, गुना करने के बाद इधर आपको 2000 दिखेगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 नमे 171 और इंटू 7, ये 7 17 सते 119 हो जाएगा 120। अब आप यहां से देख सकते हैं फाइनली क्या हो रहा है। तो फाइनली हम यहां से देखेंगे कि डिस्काउंट कितने की, तो 2000 की चीज 1207 में बिकेगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है, 700। यहां देखिए 2000 में 1200, 800, 800 में 700 और घटेगा, सॉरी 7 और घटेगा, 793, 793 की डिस्काउंट। देख लो एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गुना भाग करके भी चेक कर लेना। अब देखिए ना, ये 19 नमे 171 है, अब 7 से हमको गुना करना है, तो ये 7 7 सते 49 और 7 एकम 7 4 11, 1197 होगा। सॉरी फ्रेंड, ये हमारा 1197 होगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब आपको यहां से दिख जाएगा ये 803 का छूट। 2000 MRP की चीज 1197 में बिकेगा तो 803 की छूट है, किस पर, 2000 पर, और इंटू 100 आप सॉल्व करें, 40.15% हो जाएगा। हल्का सा जहां भी आपको मिसिंग लगे तुरंत चेक करिए। अगर आप एक बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो तुरंत चेक करिए, ये नहीं कि बस गलत सलत लगा दिए, नन ऑफ दिस लगा दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चैप्टर चल रहा है उसका सीरीज में, नंबरिंग दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नंबरिंग देंगे। अब आइए इसको थोड़ा चेक करते हैं, ये क्या है। a बराबर 60 है और b बराबर 30 है। साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का मान हमसे पूछ रहा है। आप सब जानते होंगे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ये क्या होता है, ये साइन ए प्लस बी है।
तो मेरे मित्र साइन ए हमारा 60 है और बी हमारा 30 है, यानी साइन 90 और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो मेरा कहना साफ है कि या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो उस पर बना लीजिए, और नहीं तो ए का मान 60 बी का मान 30 आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है मेरे दोस्त, ये कह रहा है किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। अब ध्यान दो, आपको ये पता होना चाहिए किसी भी इंटीजर के लिए इवन का रूप होता है 2 का मल्टीपल, और अगर आपको ऑड का रूप देखना है तो इवन में ही या तो आप 1 जोड़ दीजिए और नहीं तो आप इवन में ही 1 घटा दीजिए। ये भी है ऑड का रूप और ये भी है ऑड का रूप। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, कहीं से दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, किसी लंब वृत्तीय, अरे भाई कोई एक शंकु है, कौन है, उसके आधार और ऊंचाई, आधार का मतलब क्या हो गया, रेडियस, रेडियस और हाइट को डबल कर दिया जाए तो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो वॉल्यूम होता है। अब आप 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, आप क्या कर रहे हो, रेडियस को डबल कर रहे हो, ठीक है, और आप हाइट को भी डबल कर रहे हो। ओके, तो देखो परिणाम क्या हो रहा है, 1/2 पाई, ये आपका हो जा रहा है 4r स्क्वायर, ये आपका है 2h। अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप खुद ही देख लो, ये आपका जो वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम तो पहले से था, कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया, 8 गुना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी प्यार से देखिए। देखिए कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ओ इसका परिकेंद्र है, सरकम सेंटर, तो AOC का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखो मेरे दोस्त, हम आपको एक चीज बताते हैं, अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ये रहा एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा समान होती है, ये तो आप जानते हैं। आज अगर हम परिवृत्त की बात करें, सरकम सर्कल की, सरकम सर्कल क्या होता है, वह सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, ये सरकम सर्कल है। ठीक है, हमसे ये कह दिया गया कि ओ इसका सरकम सेंटर है। ठीक है, ओ इसका सरकम सेंटर है। अब मेरे दोस्त आपको ये बात पता होना चाहिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, है ना। और आप शायद जानते होंगे कि किसी भी वृत्त में वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। यानी कि आज अगर एक सर्कल है और सर्कल की परिधि पर 2 पॉइंट और इसको मिला दिया जाए, ये जीवा है, ये कोड है। ठीक है, और आप यहां भी देखो, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी हमारा कोड हो जाएगा। अब ये भी हमारा कोड है और ये भी कोड है। अगर मेरे दोस्त दोनों कोड का लेंथ सेम है तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना, सेंटर पर समान लंबाई के कोड सेंटर पर समान एंगल बनाते हैं। यानी अगर ये वाली कोड अल्फा बनाएगी तो ये वाली कोड भी यहां पर अल्फा बनाएगी, श्योर श्योर। ठीक है, तो यहां भी आप देख लीजिए, ये एक कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, अरे भले ही समबाहु की भुजाएं हैं लेकिन वृत्त के लिए जीवा जीवा जीवा, और तीनों समान लंबाई की जीवा है तो सेंटर पर समान एंगल ही बनाएगी। यानी ये वाली जीवा अगर अल्फा बनाती है तो ये वाली जीवा भी अल्फा बनाएगी और ये वाली जीवा भी अल्फा बनाएगी। और चूंकि एक पॉइंट है और एक पॉइंट पर 360 का एंगल बनेगा तो 3 अल्फा बराबर अगर 360 हो जाएगा, अल्फा का मान 120 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये अपना ए बी और सी हो गया। हमसे AOC की बात किया है तो AOC हमारा 120 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 120, कहीं से भी कुछ भी मिसिंग आपको नहीं दिखेगा। आप एनालिसिस किए, प्लीज डाउट क्वेश्चन का एनालिसिस करवाइए। ठीक है मेरे दोस्त, हम कल डाउट क्वेश्चन का एनालिसिस करा देंगे, घबराओ मत। ठीक है, आओ अब इस पर बात करें और देखें कि ये क्या है। मेरे दोस्त ये 10,000 रुपए की राशि पर 14% की दर से 2.5/7 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है। अब आप ही देखिए,
ये 2 सहित 5/7% का मतलब क्या है, सॉरी इतना साल का मतलब क्या है, इससे हम जानना चाहते हैं। अब 2 सहित 5/7 का मतलब ये हुआ पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, और तीसरा साल 5/7 साल, ये है। ठीक है भाई, पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, और तीसरा साल केवल 5/7। तो पहला साल पूरा पूरा है तो 14% हो जाएगा, दूसरा साल पूरा पूरा है तो भी 14 होगा, और तीसरा साल, अरे देखिए ना, एक साल का तो रेट 14 ही है ना। तो अगर एक साल का रेट 14 है, ठीक है, अगर एक साल का रेट 14 है तो 5/7 साल का क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 10% काम करेगा। ठीक है, अब यहां से आप देखेंगे 14% रेट का मतलब होता है वार्षिक वृद्धि। ठीक है, तो ये आपका 14/100 से वृद्धि होगा, और 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 से वृद्धि होता है। ठीक है, अब आप यहां देख लीजिए प्रिंसिपल और अमाउंट, ये 14/100 से बढ़ेगा, यानी 100 प्रिंसिपल, 14 बढ़ के 114 का अमाउंट बनाएगा। यहाँ भी 14% है तो 14/100 से बढ़ेगा, यानी 100 प्रिंसिपल बढ़कर 114 हो जाएगा। और ये 1/10 की वृद्धि का मतलब 10 प्रिंसिपल 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। अब आप मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपको 1 लाख नजर आएगा, और इधर 114 का स्क्वायर जल्दी से करके 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर 1,42,000, 1,42,000, ध्यान देना, 1,42,956 नजर आएगा यहां पर। अब हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि मेरे दोस्त देखो, मेरा प्रिंसिपल है कितना, 10,000, और यहां दिख रहा है कितना, 1 लाख। तो ऐसा करो ना, 10 से भाग दे दो, दोनों तरफ, दोनों तरफ भाग दे दोगे 10 से, तो एक जीरो इधर से कटेगा और यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर आपको इंटरेस्ट देखना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो, जैसे हटाओगे 4295.6 नजर आएगा, जो अप्रॉक्स 4296 हो जाएगा, है ना। यानी आपको आपका आंसर के रूप में ऑप्शन नंबर सी नजर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा ठीक है, हम प्रयास करेंगे कि आपकी सेवा में जो कर सकते हैं वो करें। ओके, अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है। अब ये अभी जो एक सवाल देख रहे हैं, ये मेरे दोस्त एक बेसिक क्वेश्चन है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अब कहिएगा सर ये बेसिक क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि ये बेसिक टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर हम यहां पर थोड़ा भी कुछ इधर उधर करने की कोशिश करेंगे तो फिर अपना पेंच फंसेगा और फिर ये थोड़ा लेंदी होने लग जाएगा। ठीक है, अब देखो हर चीज को फॉर्मूला से, मेरे संजू समसंग, सॉरी संजू संगम है, हर चीज को फॉर्मूला से पढ़ना ठीक नहीं होता। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला से पढ़ोगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट को, बहुत मुश्किल हो जाएगा कर पाना। बाकी आपकी इच्छा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि फॉर्मूला मुझे आता नहीं है, बिल्कुल आता है। अरे सिंपल सिंपल सी बात है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर n, ये आपको पता ही है। ये 1+r/100 की पावर n जो है, ये 1+r/100 है। यही चीज हमने यहां पे किया है, इस 100 से जो 114 हुआ है ये वही हुआ है। ठीक है, आपका जो प्रिंसिपल है मेरे दोस्त 10,000 की, अगर आप 14% से बढ़ाओगे तो बढ़ के 114% हो जाएगा, दूसरा साल भी 14% से बढ़ाओगे 114% हो जाएगा, और तीसरा साल में क्या है, तीसरा साल में चूंकि 5/7 ही काम करेगा, अरे तीसरा साल का 5/7 लेना है तो तीसरा साल के रेट का भी 5/7 ही लेना होगा, और 10% का मतलब क्या होता है, 110%, 110%। आप इसको भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, 1,42,295.6, सॉरी 1,42,295, यही
यही आपको नजर आएगा, यही नजर आएगा। क्या फायदा है इस कैलकुलेशन में? कोई फायदा नहीं है, इसलिए रहने दीजिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलो बढ़ते हैं। हाँ, अब आइए इसकी बात करें, इस क्वेश्चन की। ये क्या है? माना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, a बराबर b, तो बताइए c का मान क्या होगा? ये बेसिक क्वेश्चन है। आइए हम लोग बेसिक से काम करते हैं। क्या कर सकते हैं यहां पर? सबसे पहले बात, a बराबर, हर क्वेश्चन बेसिक से नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन बेसिक से होता है जिसे आपको करने आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहीं पर देखिए ना, अब यहां पर नीचे में लिखा है 1 + sin x + cos x। हम चाहते हैं 1 + sin x को रख लीजिए, cos x ये आपका बगल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर 1 + sin x को एक साथ कर दिया और प्लस कॉस को रखा। तो मेरे दोस्त ये क्यों ऐसा रखा? क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा मेरे दोस्त यहाँ पर साइन चेंज करके मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना चाहते हैं, ताकि ए का मान भी बी के फॉर्म में आ जाए और कुछ आंसर मेरा आ जाए। क्योंकि देखो हमें सी का मान पूछा है, तो एनी हाउ हमें यहाँ पर एक वो थोड़ा सिंपलेस्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि बी का जो है ना डिनोमिनेटर 1 + sin है, और यहाँ पर मेरे तो बड़ी खतरनाक है। तो क्या करें? कुछ नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, आप साइन चेंज करके गुना कर दीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 + sin x - cos x। इस चीज से हमने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसी चीज से हम यहां पर डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि 1 + sin x, ठीक है, और -cos x, इसी चीज से हम यहां पर डिवाइड भी कर दिए। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो ऊपर में तो आप कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये 1 + sin x है और माइनस में cos x है, नो प्रॉब्लम। लेकिन नीचे हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हो मेरे दोस्त? a + b × a - b, तो क्या होगा? a² - b²। a स्क्वायर करेंगे ना तो 1 + sin का स्क्वायर, तो 1 + sin² x, ठीक है, और +2 sin x, तो ये हो गया हमारा a + b का होल स्क्वायर। -b² होगा, यानी माइनस में cos² हो जाएगा। अब यहाँ cos² की जगह पर हम 1 - sin² तो लिख ही सकते हैं। अब 1 - sin² जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -1 और माइनस माइनस प्लस sin² x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि -1 + 1 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दो, डिनोमिनेटर में ऑपरेशन करो। अब देखो 2 sin x अपने जगह है, sin² 2 sin² हो जाएगा, तो 2 sin x और +2 sin² x। अभी दोनों में 2 sin x हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा जी? यहां से 1 बचेगा और यहां से सिर्फ एक sin x बचेगा। अब आप ये देख लीजिए कि ये आपके डिनोमिनेटर में नजर आ गया, यानी आपका डिनोमिनेटर अब इस फॉर्म में हो गया है, जबकि आपका न्यूमरेटर क्या है? तो न्यूमरेटर में आप देख ही रहे हो। तो क्या कर सकते हो? ज्यादा आप यहां पर ये कर सकते हो कि 2 sin x से ये 2 sin x काट सकते हो। तो 2 sin x से 2 sin x अगर काट दोगे तो बराबर में बचेगा क्या? तो बराबर में आपका, चूंकि आप a बराबर निकाल रहे हो, तो देखो a बराबर आपका बच गया 1 + sin x - cos x, और बाई नीचे में क्या बचा? 1 + sin x। ऊपर में बच गया है 1 + sin x - cos x, और नीचे में आपका क्या है? 1 + sin x, 1 + sin x। ठीक है, तो अब आपसे मेरा एक सवाल है कि आपने a के डिनोमिनेटर को बिल्कुल b के डिनोमिनेटर के जैसा आपने बना दिया है। ठीक है, तो आगे अब क्या किया जा सकता है? तो चूंकि a और b आपस में समान है, तो समान कर दो। तो जब a और b आपस में समान है, ठीक है मेरे दोस्त, तो जब a और b आपस में समान है तो a की जगह क्या लिख सकते हैं? तो a की जगह हम b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो a की जगह b भी लिख सकते हैं, तो लीजिए b हो गया। तो क्या सिर्फ b लिखना है कि b का मान? तो a बराबर चूंकि हमारा b भी है, ठीक है, तो a बराबर अगर मेरे दोस्त b है, a बराबर अगर b है तो ये मेरे a का मान है, तो b को भी बराबर कर दो। तो b हमारा है कितना? c/1 + sin x। ठीक है, तो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये हमारे b का मान है, चूंकि a और b आपस में बराबर था इसलिए हमने बराबर कर दिया। अब देखो इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, यही c का मान हो गया। यानी आपके c का मान क्या आ गया? यानी आपके c का मान क्या आ गया? 1 + sin x - cos x। तो लीजिए 1 + sin x - cos x। तो कई बार मेरे दोस्त क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट दिखेगा, और होना भी चाहिए।
सारे क्वेश्चन अगर इजी ही हो जाएंगे तो फिर एग्जामिनेशन का क्या मतलब होगा। एक दो क्वेश्चन तो थोड़ा ढंग का रहना ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दूसरी बार में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। अब ये देखिए, ये क्या है, 2,3 का एक्स अक्ष पर प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए आप लोग मेरे दोस्त इतना तो समझदार हैं, इतना तो आप सबको पता है, एक्स का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखिए, एक्स का पॉजिटिव एक्स का नेगेटिव, वाई का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, आप ये देख रहे हो ना 2,3। तो मेरे दोस्त आपको 2,3 कहां पे दिख रहा है, ये 2,3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट का प्रतिबिंब बताइए किसके रेस्पेक्ट में, ये मेरे दोस्त एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर एक्स अक्ष हमारा आईना है तो याद रखना जब तक एक्सिस दर्पण होगा, एक्सिस जब तक मिरर होगा तो वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। यहां 2,3 है ना, तो ये भी आपका 2,3 ही होगा। ये अलग बात है कि यहां पे प्लस प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा तो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव हो जाएगा, यानी 2,-3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2,-3 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलो ये हमारा देखो मेरे दोस्त, अभी मैं 72 नंबर क्वेश्चन से क्लास शुरू किया था। 72 नंबर क्वेश्चन में हल्का सा कैलकुलेशन शुरू में मिस हो गया था, बाद में मैंने उसको ठीक कर दिया। हो सकता है कुछ महानुभाव बाद में अलट सलट आलतू फालतू कमेंट करेंगे, थोड़ा संभाल लेना, कोई अल्टा पल्टा कमेंट करे तो, ठीक है। देख लो, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष, अरे आप लोग रहिए ना, जान हाजिर है, हम आ रहे हैं, हम आपकी सेवा में मंडे टू फ्राइडे आ रहे हैं, आप बिल्कुल ना घबराओ। आपकी सेवा में हम मंडे टू फ्राइडे आ रहे हैं, ठीक है। टाइम कल डिसाइड होगा और मंडे टू फ्राइडे में प्लेटफॉर्म की जो बुक है उसका 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर मैं आऊंगा आपकी सेवा में। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपका प्यार सम्मान मोहब्बत ऐसे ही बरकरार रहेगा, गर्दा उड़ा देंगे दोस्त मेरे। आएंगे तो फिर 1-2 दिन के लिए नहीं आएंगे, बड़े लंबे समय के लिए आएंगे, फिर आपको काफी मजा आएगा, ठीक है। देखिए, किसी त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है और इसका सेंट्रोइड भी दिया हुआ है, तो बताइए तीसरे शीर्ष का नियामक क्या होगा। ये मैं नहीं बताता हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त पीछे मैंने इस प्रकार का क्वेश्चन करा दिया है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था कुछ देर पहले। चलिए अब इस पर बात करें। अब देखिए हमसे ये क्या कह रहा है कि 3 ग्रुप दिया हुआ है, एक ग्रुप मेरे दोस्त हमारा ये है, दूसरा ग्रुप हमारा ये है, ठीक है, दूसरा ग्रुप हमारा ये है और तीसरा ग्रुप हमारा ये है, ठीक है। हमें कह रहा है कि इन तीनों ग्रुप का आप एलसीएम निकालिए। आप याद रखिएगा, जब भी पावर वाले क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है ना, तब आपको क्या करना है, मैक्सिमम पावर वाले कॉमन बेस को उठाना है। मैं ये कॉमन बेस क्यों लिखा हूं, जैसे देखिए अगर आपको एलसीएम निकालना है तो सबसे पहला काम तो यह है कि सभी टर्म को प्राइम, सभी टर्म का बेस प्राइम होना चाहिए। देखिए 2 3 5 7 प्राइम है, 2 3 5 7 प्राइम है, 2 3 5 7 प्राइम है ना। तो ये प्राइम जब आपको दिख जाए ना तो आप थोड़ा सा होश में रहना, पहले चेक कर लेना कि बेस प्राइम है नहीं। इसके बाद कॉमन बेस को उठाओ, 2 2 2, सब में 2 अवेलेबल है तो 2 का मैक्सिमम पावर लेके आओ। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, 3, तो लो 2 का मैक्सिमम पावर 3 आ गया। अब अगला बेस के बारे में सोचो, 3 3 3। अब ये देखो 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ है, 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3, तो 3 का क्यूब यही मैक्सिमम है, तो भैया ये भी कॉमन आ गया हमारा। उसके बाद देखो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो 5 का 3 पावर मैक्सिमम है। फिर 7 है, 7 को लेके आओ, 7 का स्क्वायर 7 की पावर 4 और 7, तो 7 की 4 पावर मैक्सिमम है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, जो बेस सब में कॉमन था उसके मैक्सिमम पावर को उठा लिया। अब ये देखना है क्या किसी टर्म में
क्या किसी टर्म में कोई ऐसा भी है जो सब में कॉमन नहीं है? हाँ, एक 11 है जो सब में कॉमन नहीं है, तो जो सब में कॉमन नहीं है उससे भी गुना कर देना है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ये मेरे दोस्त क्या हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। अब इस प्रकार का क्वेश्चन कभी एचसीएफ में आ जाएगा तो क्या करोगे? तो उसके लिए आपको मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेस, ये ध्यान रखना, जो सब में अवेलेबल हो उसके मिनिमम पावर को उठाना है। एलसीएम में क्या देखा, जो सब में नहीं था उससे भी गुना किए, लेकिन एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ, यहां पर हम लिख देते हैं, इसमें हम लिख दे रहे हैं ओनली मिनिमम पावर ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमारा एचसीएफ है। यानी इसमें क्या है कि जो सब में कॉमन होगा सिर्फ उसी का मिनिमम पावर लेना है, जो सब में कॉमन नहीं है उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब जैसे दो सब में अवेलेबल है, दो का मिनिमम पावर क्या है, एक, तो दो की पावर एक ही लेंगे। अब 3 सब में अवेलेबल है, 3 का मिनिमम पावर भी एक ही है। 5 सब में अवेलेबल है और 5 का मिनिमम पावर भी एक ही है। फिर देखिए 7 सब में अवेलेबल है और 7 का मिनिमम पावर भी हमारा 7 ही है। 11 सब में अवेलेबल नहीं है, इसलिए 11 को नहीं लिखेंगे। अब आप गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 सते 210, ये 210 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो बना देंगे कल, आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए करा देंगे भाई। ठीक है, बढ़िए। अब इसको देखिए, ये क्या है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है, तो बताइए इसका सार्व अंतर क्या होगा। अब देखिए एनवा पद का मतलब होता है टीएन। अब टीएन हमारा दिया हुआ है 5 - 3n। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है उसके लिए आप T1 और T2 निकाल लो, कम से कम 2 पद। तो 5 - 3 × 1, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 5 और -3 × 2, ये हमारा -1 हो जाएगा। अब आपको D निकालना है, तो T2 और -T1, तो T2 क्या है -1, T1 क्या है 2, क्या हो जाएगा -3। तो इस प्रकार आप देख रहे हो यहां पर -3, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा था 90 नंबर क्वेश्चन। अब 91 आइए, किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वीं पद दिया हुआ है, पहला पद चाहिए। अब देखिए 12वां पद का मतलब होता है a + 11d, ये हमें दिया हुआ है 25, और छठा पद का मीनिंग होता है a + 5d, ये हमारा दिया हुआ है 13। क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए फर्स्ट टर्म। कोई बात नहीं, आप एक काम कर लो, पहले कॉमन डिफरेंस ही निकाल लो। a से कैंसिल आउट हो गया, 6d बराबर यहाँ पर 12, तो d का मान हो जाएगा 2। अब d का मान 2 हो चुका है, यहाँ ध्यान दो, अब d का मान 2 हो चुका है, तो a + 11 × d का मान 2 बराबर 25, यानी a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार a का मान हमारा 3 हो गया। सब लोग 3 निकाल रहे हैं, सब लोग का 3 आंसर है, कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब इसको देखते हैं। मेरे दोस्त ये क्या मेरा है, ये मेरा x + 1/x बराबर 7, x की पावर 6 + 1/x की पावर 6, इसका मान क्या होगा। ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेशन करना होगा, है ना। अब जैसे x + 1/x बराबर मेरे दोस्त 7 है, यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, पहले x² + 1/x² निकाल लेना चाहिए, जो होगा 7 का स्क्वायर - 2 यानी कि 47। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका पावर 3 निकालना चाहिए। और आपको ये बात पता हो कि x + 1/x बराबर अगर m दिया हुआ है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा, m³ - 3m, m³ - 3m, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो मेरे दोस्त अब हम काम करते हैं। देखिए अब जैसे हम इसका पावर 3 करेंगे ना, तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 का, अरे भैया x² पावर 3 करेंगे तो 6 ही होगा ना, 1/x² पावर 3 करेंगे तो ये भी पावर 6 हो जाएगा। तो जैसे ही पावर तिगुना करेंगे तो इधर क्या होगा, 47 का क्यूब और -3 × 47। आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है, आपको कैलकुलेशन करना होगा, अच्छे से कैलकुलेट करना। ठीक है, अच्छे से कैलकुलेट इसको कर लेना।
आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं तो वहां तो कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कोई है ना। अब देखो मैं यहीं पर हूं मेरे दोस्त, मैं यहीं पर हूं। अगर आप लोग को टीजीटी 9th-10th के लिए हमारे साथ आना है तो आप महाभारत बैच के अंदर आ सकते हैं, और अर्जुन बैच तो सदाबहार है। अर्जुन बैच सभी को लेना चाहिए, सभी को अपने फोन में रखना चाहिए, ठीक है। हम्म, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है। पी इस प्रकार एक बिंदु है कि एओपी बराबर 95। अच्छा ठीक है, एओपी बराबर 95, ये क्या हो रहा है तो बताइए, एंगल बीओपी का मान क्या हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग देखो मेरे दोस्त, एक हमारे पास सर्कल है। अब इस सर्कल में ए बी है डायामीटर। अब डायामीटर वो पॉइंट होता है जो सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो सेंटर से पास कर रहा है, हमें कह रहा है कि पी एक ऐसा पॉइंट है सरकमफेरेंस पर जिससे कि ए ओ पी ये वाली जो एंगल है वो हमारा 95 है, ये वाली एंगल हमारा 95 है। आप बताइए ओ बी पी क्या होगा। ओ बी पी, ओ बी और पी, ध्यान से देखिएगा। ओ बी पी ये वाली एंगल मांग रहा है, कितना आसानी से इसको निकाला जा सकता है पहले वो देखिए। देखो इस एंगल का मान निकालने के लिए इसको मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब सवाल ये है कि ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, और एक ट्रेंगल में अगर दो साइड इक्वल होगा तो उसके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो बराबर बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मेरे दोस्त लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, इधर 95 है तो इधर हमारा 85 हो जाएगा, तभी तो 180 हो पाएगा। आप कहोगे हाँ सर। एक और बात, अगर मेरे दोस्त हम इसको x डिग्री कह देंगे तो ये भी मेरा x डिग्री होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण 180, तो 2x प्लस 85 बराबर हो जाएगा 180। अब यहां से 2x बराबर 95, तो x का मान क्या होगा, ये मेरे दोस्त हमारा 47.5 होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर 47.5, 47.5। ओके, ज्योति जी महाभारत आपको ले लेना है, महाभारत वही नया बैच है। अब देखिए ये आपका रेस का सवाल है, क्या है क्वेश्चन। 5 किलोमीटर की दौड़ में एस टी को 500 मीटर की शुरुआत देता है। यदि उन्होंने एक ही समय दौड़ पूरी की हो, मतलब दौड़ सेम टाइम पर फिनिश हुआ है, न किसी की हार हुई न किसी की जीत हुई, इसका मतलब यह है सेम टाइम पर स्टार्ट किया सेम टाइम पर फिनिश किया, यानी टाइम कांस्टेंट। दोनों ने रेस सेम टाइम पर स्टार्ट किया और सेम टाइम पर फिनिश किया है, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होगा तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, जो दूरी का अनुपात वही चाल का अनुपात। अब यहाँ पर एस और टी दो आदमी हैं, ठीक है। अब देखिए ए ने शुरुआत बी को दिया, याद रखिएगा जो किसी को शुरुआत देता है या जो किसी को हराता है तो शुरुआत देने वाला और हराने वाला पूरा दूरी जाएगा। तो पूरा दूरी है कितने का, 5 किलोमीटर। तो चूंकि शुरुआत ए दे रहा है तो ए पूरा पूरा 5 किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर। तो ए दूरी कंप्लीट करेगा, मतलब रेस कंप्लीट करेगा। इसने एस रेस कंप्लीट करेगा। एस ने टी को 500 मीटर की शुरुआत दिया था, इसलिए इससे ही 500 मीटर कम यानी कि 4500 मीटर जाएगा। हाँ या ना, कहोगे हाँ सर। ये हुआ इनका डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस का रेशियो लेने जाएंगे तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 10:9। जानते हो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ये एस का स्पीड है और ये टी का स्पीड है। टी का स्पीड दिया हुआ है 13.5 किलोमीटर पर आवर, जो इस 9 का कितना गुना है, तो मेरे मित्र 9 का कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। आप इधर भी 1.5 कर दीजिए,
जैसे ही 1.5 करिएगा 15 किलोमीटर पर आवर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 15 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। आपका क्लास रेगुलर होगा, रेगुलर क्लास होगा मेरे दोस्त, मंडे टू फ्राइडे। नवीन कुमार सिंह चैनल पर मंडे टू फ्राइडे में आऊँगा, और इस चैनल पर संडे सैटरडे, या देखते हैं होगा तो दोनों पर, अगर होगा तो दोनों पर आएंगे, है ना। जैसा जैसा बनेगा माहौल, आई मीन जैसा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उस अनुसार से। देखिए, आप में से बहुत सारे भाई लोग अभी नए बैच का वेट कर रहे थे, कह रहे थे यही वो नया बैच है, महाभारत बैच है, जिसके अंदर आप एंट्री करके काम कर सकते हैं। तो नए बैच जिनको चाहिए होगा वो इसमें एंट्री करेंगे, और जो आधा कंप्लीट बैच चाहते होंगे, मतलब आधा हो करके और आधा चल रहा है, वो कुरुक्षेत्र 4.0, तो कुरुक्षेत्र 4.0 के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। जिनको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए आधा, क्योंकि वो आधा कंप्लीट हो चुका है, वो अप्रैल में शुरू हुआ था और इसको हमने 29 जुलाई यानी अगस्त में शुरू किया है। ठीक है, तो आप इस बैच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहां देखिए, सुधीर और आशीष वर्तमान, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5:7 है। 12 वर्ष पहले 1:2 था। तो अब से 5 साल के बाद सुधीर की आयु क्या होगी। अब यहां देखिएगा, 12 साल पहले सुधीर है और आशीष है। 12 साल पहले उम्र का अनुपात 1:2 था। ठीक है, और अगर हम बात प्रेजेंट की करें, वर्तमान की, तो वर्तमान में सुधीर और आशीष के उम्र का रेशियो 5:7 है। 5:7। ठीक है, तो देखिए ये प्रेजेंट से क्या है, 12 साल पहले। एकदम ध्यान से इस बात को परखिए मेरे दोस्त। 12 साल पहले से जब हम वर्तमान आएंगे, तो 12 साल सुधीर भी बढ़ेगा, 12 साल आशीष भी बढ़ेगा। तो जब दोनों 12-12 बढ़ेगा, तो रेशियो में भी समान वृद्धि होना चाहिए। लेकिन यहाँ 4 की वृद्धि, यहाँ 5 की वृद्धि, समान वृद्धि है नहीं। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई, इन दोनों के डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई। इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इसमें गुना करके कोई फायदा नहीं। इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिया आपने। अब आप देखिए सेम डिफरेंस हो गया। 2 था, 5 हो गया यानी 3 का वृद्धि। 4 था, 7 हो गया यानी 3 का वृद्धि। अब आप यहाँ देखिए, ये जो आपका 3 का वृद्धि हुआ है ना, वो एक्चुअल कितने का है, तो 12 साल पहले से वर्तमान, यानी कि 12 साल की वृद्धि है। तो मेरे दोस्त, एक 3 रेशियो का मान 12 है, तो एक रेशियो का मान 4 होगा, और जब एक का मान 4 होगा तो 2 का मान 8 हो जाएगा, और 4 का मान 16 हो जाएगा। एक का मान 4 तो 2 का मान 8, 4 का मान 16। ठीक है, एक और बात आपको बताता हूँ, रेशियो जब का होता है उम्र तभी का निकलता है। तो चूंकि ये रेशियो है 12 साल पहले का, तो ये उम्र भी 12 साल पहले का आया है। जैसे ही आप 12 जोड़ देंगे तो वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में आशीष है, वर्तमान में सुधीर है। क्या चाहिए हमको, अब से 5 साल के बाद सुधीर। अगर अब से 5 साल बाद सुधीर चाहिए, तो सुधीर अभी है 12, 8, 20 का। 5 साल बाद चाहिए तो हो जाएगा 25 का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप काम कर रहे हो। ठीक है भाई, चलो। हम्म, बढ़े। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है कि यदि sec-10 बराबर m, अब देखिए sec और -10 बराबर m, sec-10 बराबर m है, तो सवाल ये है कि कैसे हम 10 का मान निकालेंगे। तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखना कि sec+10 बराबर क्या होता है, 1/sec-10। दूसरा, sec
-10 बराबर 1/sec+10। ठीक है, अब आप यहां देख लीजिए sec-10 बराबर m है, तो sec+10 क्या होगा, 1/m हो जाएगा। किसका मान चाहिए आपको, m का, 10 का मान चाहिए। तो 10 का मान चाहिए तो ऐसा कीजिए, घटा लीजिए। जैसे आप घटाएंगे sec से sec गया, -10 -210 हो जाएगा, और बराबर यहाँ m -1/m होगा। माइनस कॉमन करके काट दीजिए, तो 210 बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/m -m हो जाएगा। दोनों में से माइनस कॉमन करके काट दिए हैं, ठीक है ना। अब इसी को कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम आपका m हो जाएगा, 1 - m² हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 - m² m। ये था 96 नंबर। अच्छा, हम उस पर बात कर लेते हैं, आशीष सर से बात करते हैं कि थोड़ा 9th-10th के साइंस का आंसर देखेंगे। ठीक है, जितना हो सकेगा हेल्प आपका जरूर किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फास्ट रिवीजन बैच के लिए कौन सा बैच है, अर्जुन बैच है। अब इसको देखिए, मेरे दोस्त हमसे ये कह रहा है कि चित्र में खींची गई एल जो रेखा है इसका समीकरण बताइए। आप जानते हो मेरे दोस्त, ये है, आप इसका समीकरण मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका समीकरण आपको बताऊं। अब देखो मेरे दोस्त, ये जो है ना x बराबर 0, ये x बराबर 0 पता है किसका समीकरण है, x बराबर 0 ना y अक्ष का समीकरण है। l का समीकरण तो नहीं हो सकता, इसलिए आंसर नहीं हुआ। ये y बराबर 0, ये x अक्ष का समीकरण है। इसका मतलब मेरे दोस्त ये भी हमारा सही नहीं हुआ। अब ये मेरा सही है। आप इतना याद रखना, जब कभी भी किसी क्वाड्रेंट एक्सिस में थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट से कोई भी लाइन गुजरेगा तो इसका समीकरण y बराबर x ही होगा। ठीक है, अब कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये ओरिजिन से पास किया तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 है, यानी ये एक पॉइंट से पास किया x1 y1। साथ ही साथ मेरे दोस्त एंगल बना रहा है 45, तो इसका स्लोप क्या होगा, tan थीटा स्लोप होता है, स्लोप 1 हो गया। अब आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक इक्वेशन आप पढ़े होंगे, y - y1 बराबर m × x - x1। तो देखिए y और y1 आपका 0 है, m 1 है, x - x1 भी 0 है, तो आप यहीं से देखिए y बराबर x है। तो y फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट ओरिजिन से पास करता हुआ प्रथम और तृतीय चतुर्थांश से जो लाइन गुजरेगा y बराबर x ही उसका इक्वेशन होगा। ठीक है, ये हमारा 97 है। आइए अब हम 98 की ओर चलते हैं। 98 देखिए क्या है मेरे दोस्त, हमें कह रहा है कि एक शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कौन है, रेडियस भी मालूम है 21 सेमी, और उसका लेटरल हाइट मालूम है हमें 25 सेमी। क्या चाहिए हमें, कर्व सरफेस एरिया। आप जैसे ही कर्व सरफेस एरिया लेते हैं तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr/l। तो मेरे दोस्त ये 22/7, r है आपका 21 और l कितना है आपका 25। इतना सेमी स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कॉस्ट निकालना है तो देखिए कॉस्ट कैसे निकालिएगा, इतना सेमी स्क्वायर आपका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, अब देखिए आपका रेट क्या है, 1.5 रुपये प्रति सेमी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेमी स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 1.5 रुपया है। तो जब एक सेमी स्क्वायर का कॉस्ट 1.5 रुपया है तो इतना सेमी स्क्वायर का कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा 2475 आपको दिखेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है मेरे दोस्त, हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल अल्फा और बीटा है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल अल्फा और बीटा है तो आप क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स माइनस b/a।
तो b के रूप में p है लेकिन a के रूप में 1 है, तो हो जाएगा माइनस b बाई पी, यानी कि माइनस p। अल्फा इंटू बीटा ये क्या है, c बाई ए। तो मेरे दोस्त c बाई ए, देखिए c के रूप में क्या है आपका q है, और a के रूप में क्या है आपका 1, तो ये आपका q हो गया। तो इस तरह से आप अल्फा प्लस बीटा भी देख रहे हैं और अल्फा इंटू बीटा भी देख रहे हैं। ठीक है, क्या चाहिए, -1 बाय अल्फा, माइनस अल्फा की पावर -1 और माइनस अल्फा की पावर -2। अब देखिए हमें एक इक्वेशन दिया था जिसका रूट अल्फा बीटा मालूम था, सम ऑफ रूट निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिए। अब हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका एक रूट है -1 बाय अल्फा और दूसरा रूट है -1 बाय बीटा, क्योंकि पावर -1 का मतलब 1 बटा ही होता है। ठीक है, जैसे देखिए आपको हम एक चीज बताते हैं, x की पावर अगर -m है, इसका मतलब 1/x की पावर m होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ एक माइनस अलग से लगा हुआ है, इसलिए हो जाएगा -1 बाई अल्फा, ठीक है, और -1 बाई बीटा। ये एक रूट है, ये आपका दूसरा रूट है। हमें ये कहा कि दोनों रूट का प्रयोग करके द्विघात समीकरण लिखिए। तो द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी लिखना है तो x² माइनस रूट का योगफल -1 बाय अल्फा में 1 बाय बीटा जोड़ दीजिए, इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 बाय अल्फा और इंटू -1 बाय बीटा बराबर 0। अब आप देखिए मेरे दोस्त, यहां पर क्या होगा, x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और यहां क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा आपका एलसीएम होगा, ये बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, प्लस ये तो आपका 1 बाय अल्फा बीटा हो जाएगा बराबर 0। अब आप मान रख सकते हैं। अब देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है, अल्फा इंटू बीटा क्यू है, तो x² ये हो जाएगा -p बाई क्यू इंटू एक्स और प्लस 1 बाय ये आपका q बराबर 0। आप जैसे ही एलसीएम लेंगे तो qx² माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरे भाई, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, अर्जुन बैच 499 है, 499। ठीक है, चलिए हमारा 99 नंबर क्वेश्चन था। अब 100 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। दो वस्तु के सीपी का योगफल दिया है। प्रथम वस्तु को 50% के लाभ पर, दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा गया। कहता है दोनों का बिक्री मूल्य एक समान है, तो 50% के लाभ पर जिसको बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए मेरे दोस्त, प्रथम वस्तु को 50% के लाभ, 50% के लाभ का मतलब 1/2 का लाभ होता है, और 25% के लाभ का मतलब 1/4 का लाभ होता है। अगर हम यहाँ पर सीपी और एसपी का रेशियो लगाते हैं, 1/2 के लाभ का मीनिंग है कि सीपी हमारा 2 है, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो मेरे मित्र 3 में बेचेंगे। फिर देखना, 1/4 के लाभ का मतलब सीपी हमारा 4 है, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो मेरे मित्र 5 में बेचेंगे। 1/2 के लाभ का मतलब 2 सीपी, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो 3 में। 1/4 के लाभ का मतलब 4 सीपी, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो 5 में। अब क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा है कि दोनों का बिक्री मूल्य एक समान है। अगर दोनों का बिक्री मूल्य एक समान है तो आप एक समान कर दीजिए। आप जैसे ही दोनों का बिक्री मूल्य एक समान करने जाएंगे तो मेरे मित्र ये 3 है, ये 5 है, समान कर लो इसको। कैसे समान करोगे, बिक्री मूल्य समान करना है तो 3 और 5 का एलसीएम ले लो 15, 15 बनाने के लिए 5 से, 15 बनाने के लिए 3 से, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से करना होगा, यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से करना होगा। ठीक है, आखिर हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया है दोनों का टोटल सीपी, तो दोनों का सीपी 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 22, और 22 यही जो दोनों का सीपी है वो मेरे दोस्त 2310 है। अब यहाँ से एक रेशियो का मान निकालने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले 11 से काट लो, 2, 11 दूनी 22, 11 कम 11। ठीक है, अब यहां से देखने जाएंगे 105, एक रेशियो का मान 105 है। हमें कह रहे 50% पर जो वस्तु बेची गई उसका सीपी क्या होगा, 50% पर जिसको बेचा गया है उसका सीपी है 10, तो 10 का मान निकाल लीजिए। एक का मान 105, तो 10 का मान क्या होगा, 10 गुने 105 यानी कि 1050, तो 1050 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, हो गया ये। आओ मेरे दोस्त, अब बढ़ते हैं हम 101 की ओर। अब 101 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 84 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। 15 दिन के बाद कुछ और आदमी को काम पर लगा दिया गया। कार्य निर्धारित समय से 5 दिन पहले पूरा हो गया। बता दीजिए कितने आदमी को लगाया गया। अब ये देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि मैन इंटू डेज बराबर क्या होता है जी? वर्क होता है। आदमी गुने दिन, यही हमारा टोटल काम होता है। ठीक है, अब 84 आदमी 30 दिन में कोई काम कर सकता है, इसका मतलब टोटल काम 84 गुने 30, ये हमारा टोटल काम है। अब इस टोटल काम को करना स्टार्ट किया, इसी काम को करना स्टार्ट किया, इसलिए हम बराबर लिख रहे हैं। इसी काम को करना स्टार्ट किया इसलिए बराबर लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर लिख रहे हैं। कैसे करना स्टार्ट किया? कह रहा है कि ये 84 आदमी करना स्टार्ट किया, 15 दिन तक किया। ये 15 दिन तक आराम से काम किया। उसके बाद 84 आदमी तो थे ही, कुछ आदमी इसमें नया ऐड हो गए। मान लेते हैं X आदमी नया ऐड हो गए, जिसके कारण काम 5 दिन पहले पूरा हो गया। अब देखिए, ठेकेदारी था 30 दिन का, 15 दिन काम कर लिया तो 15 दिन बच गया। अब 15 दिन बचा हुआ है, यहां ध्यान दीजिए, 15 दिन बचा हुआ है, इसमें अगर 5 दिन पहले करना है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब केवल और केवल 10 दिन और काम चला है। यानी X आदमी को और लाया ना, तो केवल और केवल 10 दिन समय लगा और पूरा काम संपन्न हो गया। यानी जो काम यहाँ 30 दिन में हुआ, वो काम यहाँ केवल 15 दिन में हो गया। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा, X का मान 42 नजर आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, आप ना बैच पर डिस्काउंट का वेट करोगे तो वेट ही करते रह जाओगे। इसलिए आप यथाशीघ्र बैच के अंदर ज्वाइन करके आप काम कीजिए। हजारों बच्चे उसके अंदर ज्वाइन करके काम कर रहे हैं। ठीक है, महाभारत बैच के अंदर तकरीबन तकरीबन 5 से 10 हजार बच्चे उसके अंदर ऐड होके अपना काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप भी मेरे दोस्त जो भी वेट कर रहे हो, आप सभी लोग उसमें ऐड हो करके अपना काम करो। अगर जरूरत है तो, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी कार के पहिए की परिधि 2.5 मीटर है। यदि इसकी चाल 57 किलोमीटर बराबर है तो पहिया 1 मिनट में कितनी बार घूमेगा? ठीक है, अब सबसे पहली बात क्या करना है, आप ये देख रहे हो ना कितनी बार घूमेगा, यानी चक्कर की संख्या। आपको पता है कि एक चक्कर में कोई भी पहिया, एक चक्कर में कोई भी पहिया जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो मेरे दोस्त क्या, उसकी परिधि होगी 2.5 मीटर। ये एक चक्कर में ट्रेवल कर रहा है। और आप सबको ये भी बात मालूम होगा कि हम चक्कर की संख्या कैसे फाइंड करेंगे। चक्कर की संख्या फाइंड करना है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसमें एक चक्कर में तय की गई दूरी से आपको भाग देना होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मेरे दोस्त आप देखिए 57 की स्पीड से वो 1 मिनट चलेगा। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आप ये ध्यान दीजिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, 57 किलोमीटर पर आवर। और मेरे दोस्त टाइम कितना है, केवल 1 मिनट। 1 मिनट को घंटे में बदल लो तो ये हमारा हो जाएगा 1/60 घंटा। ठीक है, अब ये आवर्स आवर हमारा कट जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा और 19 तिया 57, यानी ये 19/20 किलोमीटर। आप मेरे दोस्त किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, यहां से देखोगे 20 पंचे 100, यानी फाइनली आप 950 मीटर की दूरी तय करोगे। तो 950 मीटर का आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। आप एक चक्कर में 2.5 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो 950 ट्रेवल करने में कितना टाइम, कितना चक्कर घूमना होगा। डेसिमल हटाइए, ऊपर एक और जीरो। आप सॉल्व करेंगे 380 नजर आएगा। जो नन ऑफ दिस होगा, इस ऑप्शन में कोई भी इसका आंसर नहीं है। सर एक स्ट्रेटजी बना दीजिए। मैंने स्ट्रेटजी बना दिया मेरे दोस्त, यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिए, मैंने स्ट्रेटजी बना दिया है।
72 नंबर गलत है, आ गया ना बात करने, 72 नंबर गलत है, उसे थोड़ा सा आगे बढ़ के मैंने ठीक कर दिया है। ठीक है, 72 नंबर गलत नहीं है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस हुआ, आगे चल के मैंने उसको ठीक कर दिया है। ओके भाई, चलो बाकी मैं मैसेज टाइप कर दूंगा ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। बाद में हमने उसको ठीक कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना आपको दिख जाएगा। चीनी की कीमत में 16% की कमी होने के कारण कोई व्यक्ति 250 रुपए में 2 kg अधिक खरीद पाता है, प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितना था? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 16% की कमी, 1 मिनट, 16% की कमी का मतलब क्या? 4/25 की कमी, यानी कि प्राइस जो है पहले 25 था, 4 घट के 21 हो गया। प्राइस के इन्वर्स रेशियो में खपत होता है, तो खपत 21 से 25 हो जाएगा, यानी पहले हमारा खपत जो है ना 21 था और अब हमारा 25 हो गया। तो देखो मेरे भाई, खपत कितना ज़्यादा हो गया? तो खपत हमारा 4 रेशियो ज़्यादा हो गया, और यही जो हमारा 4 रेशियो ज़्यादा हुआ है, ठीक है, वो मेरे दोस्त हमारा 2 kg ज़्यादा हो गया। तो 1 बराबर हो जाएगा 1/2 kg। हमको पुराना खपत बताना, पुराना मूल्य बताना है तो पुराना खपत निकालना होगा। अब 1 का मान आधा kg, तो 21 का मान क्या होगा? 10.5 kg होगा, 10.5 kg। क्या कीजिए आप ओरिजिनल प्राइस निकालिए, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपका क्या होगा? 250 रुपया में आप, ध्यान दीजिए, 10.5 kg पहले खरीदते थे, यानी आपका मूल्य 23 रुपये 80 पैसा, 23 रुपये 80 पैसा। हो गया? अब इसको जरा ध्यान से देखिए, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में ए हमारा 90 डिग्री है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ए सी बराबर 6, बी सी बराबर 10, तो पाइथागोरस सी 8 हो जाएगा। आपको 10b और इंटू आपको 10c चाहिए। 10b का मान लंब बटे आधार 6/8 हो जाएगा। 10c तो ये 10c है, तो 10c लंब बटे आधार, तो ये 8/6 हो जाएगा। मेरे दोस्त, 8 60 6 से 6 कट के 1 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो गया। सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है। मैं तो कहता इतना मान भी नहीं निकालने के लिए, लेकिन चलिए आपको यही चीज़ समझ में आता है। ठीक है सुधांशु पटेल, मैं वो काम कर देता हूँ जो आप चाहते हो। यही है मेरे दोस्त अर्जुन बैच, जिनको सुपर फास्ट प्रैक्टिस चाहिए होता है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज, ये है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। इस बार पहली बार में 1000+ क्वेश्चन की थी, दूसरी बार में हमने 1500+ लाया था, इस बार में 4000+ लाया हूँ। 4000+ क्वेश्चन का डिस्कशन ये है। ठीक है, आओ अब इसको देख लेते हैं। देखो, x + y = 3, x² y² = 9, x² + y² चाहिए। थोड़ा ये बेसिक लग रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है। एक काम करो, बेसिक सही कर लो, बोथ साइड क्यूब कर लो। तो a + b का होल क्यूब क्या होगा? a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b, और ये 3 का क्यूब 27 हो गया। अब ये x³ + y³ हमारा 9 हो गया है, ये 3xy और मेरे दोस्त इंटू x + y हमारा 3 होगा बराबर 27। तो 3 यहाँ ध्यान से देखना, 9xy = 18, तो xy बराबर हो जाएगा 2। अब xy का मान अगर हमारे पास 2 हो गया, हमें x² + y² चाहिए, तो x² + y² मेरा क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब x + y का होल स्क्वायर, तो x + y का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 × xy, xy का मान 2 है,
9 माइनस 4 तो ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 5 हो गया। अब मेरे दोस्त क्या है ना कि मान लो कि पहली बार में दिमाग में कोई वैल्यू नहीं आया तो मैच नहीं किया, और अब थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो एक वैल्यू आ गया। वो क्या वैल्यू आ गया? तो मेरे दोस्त अगर आप वो वैल्यू चेक करते हो तो आप देख लो, अगर 1 और 2 रखा जाएगा तो बिल्कुल 9 आ जाएगा, और 1 और 2 यहाँ भी 3 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपका 5 भी हो जाएगा। अगर आप सोच सकते हो, वैल्यू दिमाग में आ गया तो तुरंत कर लो। बहुत सारा क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। अच्छा ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ मेरे दोस्त, मैं चेक कर लूंगा। एनटीपीसी को भूल गए सर? बिल्कुल नहीं भूला हूँ मेरे दोस्त, एनटीपीसी वाले के लिए भी मैं स्पेशली आऊँगा, बहुत जल्द आऊँगा, कल से परसों तक में आ जाऊँगा। रेलवे वाले के लिए अलग से क्लास कल से परसों से होने लगेगा, ठीक है? स्पेशल एनटीपीसी के लिए आपको घबराना नहीं है। अब देखो वहाँ पर सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, ठीक है? अब ये देखिए, ए है, बी है और ये सी है, ठीक है? हमसे यहाँ पर ये कह दिया है कि सी जो है ना वो बी की तुलना में 1.5 गुनी है, और बी जो है वो ए की तुलना में 3 गुनी है। तो यहाँ से आप देख लो, बी 2 है, सी 3 है मेरा, बी 2 है, सी मेरा 3 है। जहाँ तक बी की बात है, ए का 3 गुना है। ऐसा ऐसा कर लो मेरे दोस्त, कोनो कन्फ्यूज़न ना रहे, यहीं पे थोड़ा एक लाइन और ऑपरेशन कर लो। ये सी अपॉन बी कर लो, ये 3/2 नज़र आएंगे, और यहाँ पर बी अपॉन ए कर लो, ये आपको 3/1 नज़र आएंगे। ऐसा कैसे होगा कि बी एक बार 2 हो जाए, बी एक बार 3 हो जाए? सेम कर लो, 2 और 3, अरे बी है और बी है तो सेम करना होगा। 2 और 3 6 होगा ना, 6 बनाने के लिए 3 से गुना, 6 बनाने के लिए 2 से, यहाँ 3 से तो ऊपर भी 3 से, और यहाँ 2 से तो नीचे भी 2 से। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मेरा ए है, बी को अगर मैं देख लूँ तो 6 हो जाएगा, और सी को देख लूँ तो 9 हो जाएगा। तो ये है इन तीनों की इफिशियंसी, 2, 6 और 9। अब देखिए हमें कह रहा है क्या कि तीनों मिलकर काम 4 घंटे में करते हैं, तो टोटल वर्क क्या होगा? 9 6 15, 15 2 17, 17 क्षमता से अगर 4 घंटे काम हो रहे हैं तो 17 चौके 68 हो जाएंगे, यानी टोटल हमारा टंकी का क्षमता 68 हो जाएगा। अब इसको ए अकेला भरना चाहेगा, भरना है 68, ए की क्षमता है 2, कितना टाइम लगेंगे? 34। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 34 हो जाएगा, 34। अर्जुन बैच का टाइम टेबल 3 बजे से है, 3 PM से। अब मेरे दोस्त इसको देख लो, ये क्या है? अब देखो कह रहा है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। लीजिए, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें ए बी और डी सी को बढ़ाना है, ठीक है? ध्यान दो, एकदम ध्यान से देखना मेरे दोस्त। ये हमारे पास ए बी सी और डी। अब देखो क्या कह रहा है उसने, उसने कहा कि ए बी और डी सी को बढ़ाइए, एफ पर मिलेगा। अगर ए बी को बढ़ा दोगे, ए बी को और इधर डी सी को, तो ये जाके एफ पर मिल रहा है। इसके बाद कह रहा है ए डी और बी सी को बढ़ाओ, ई पर मिलेगा। किसको बढ़ाना है? ए डी को। ये देखिए ए डी को बढ़ाना है, ए डी को बढ़ाइए, आप ए डी को बढ़ा दिए, ठीक है? एकदम ध्यान से देखना, आपने ए डी को बढ़ाया, आपको बीसी को भी बढ़ाने कह रहा है, बीसी को भी बढ़ाइए, बीसी को भी बढ़ाइए। आप देखिए दोनों जाकर कहाँ मिल रहा है? ई पर मिल रहा है। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज था जिसमें ए बी और डी सी को बढ़ा दिए, डी सी, डी से सी की ओर, ए बी और डी सी को बढ़ाए, एफ पर मिला, ए डी और बी सी को मिलाए, बढ़ाए तो ई पर मिला, ठीक है? अब देखिए इन्होंने क्या किया है, बी ए डी 68 दिया है, बी ए डी ये एंगल हमारा 68 दिया हुआ है, ए ई बी 27 दिया है, ए ई बी ये हमारा 27 दिया है। अब कह रहे बी एफ सी का मान बताइए, बी एफ सी कहाँ है? बी एफ सी
ये वाली एंगल हमसे मांगा जा रहा है। अब देखिए बहुत आसान है निकालना। कैसे? सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इस त्रिभुज की बात बताता हूँ। इस त्रिभुज में सबसे पहले आप क्या करिए, इस त्रिभुज में चलिए। इस त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोण 180 होते हैं। ये 27 है, ये हमारा 68 है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं 8 7 15, 8 1 9, 95 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर अगर ये 95 हो गया तो इसको हर हाल में 85 होना पड़ेगा। इसको हर हाल में 85 होना पड़ेगा, तभी जाके तीनों मिलकर 180 होगा। फिर देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण 180 होते हैं, तो ये 85 है तो ये 95 होगा, तभी 180 हो पाएगा। और अब आप चल लीजिए इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, इसको ये मान लीजिए। और देखिए 68 प्लस 95 प्लस ए बराबर 180। अब ए बराबर क्या होगा, 85 में से 68 जाएगा 17, यानी ये आपको 17 नजर आएगा। ये एंगल आपको 17 नजर आएगा। देखिए अर्जुन बैच के अंदर सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन होगा, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन है। थ्योरी के साथ पढ़ना है तो महाभारत में आना होगा। अब आप 108 नंबर क्वेश्चन देख लो। देखो ये क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा एक्स क्यू प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान बताइए। ये आपको दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर और 1 को इस पार रख करके एक्स वाले टर्म को इस पार ले आओ और अब दोनों तरफ x से भाग दे दो। जैसे ही भाग दोगे x प्लस 1/x होगा बराबर ये 5√2 होगा। तो इस तरह से आपने 5√2 देखा। अब वही मेरे दोस्त आपको यहां पर करना है। ये दोनों में से x कॉमन लीजिए, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और बटे नीचे आप x कॉमन लीजिए, x प्लस 1/x हो जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्त हम देख रहे हैं कि x कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब x प्लस 1/x स्क्वायर हमें मालूम 1/x मालूम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर और माइनस में 2, तो ये आपका 48 हो गया। तो लीजिए ये हमारा हो गया 48 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 5√2, यानी ये आ जाएगा आपका 24√2 और बाय में 5। √2 से 48 कटेगा, 24√2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आइए। अब इसको देखिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम संख्या का पूर्णांक बताइए जिनके वर्गों का योग 290 है। वो तो यहाँ पे दिख रहा है, 11 दोनों विषम भी है। 11 का स्क्वायर 101, 21 और 13 का स्क्वायर 169, जो बिल्कुल 290 है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हो जाएगा आपका काम। और अब मेरे दोस्त 110 पे आइए। देखिए ये क्या है मेरे मित्र, ये हमें कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा PQ और TS को आगे बढ़ाने पर R पर मिलता है। एक वृत्त है, इसकी दो जीवा को आगे बढ़ाया गया, दो जीवा को, ठीक है। एक PQ को बढ़ाया गया और एक TS को बढ़ाया गया। PQ और TS दोनों जाके R पर मिला। RQ बराबर कितना है 14.4। ये है आपका 14.4। PQ 11.2, PQ ये 11.2 है। SR बराबर 12.8, 12.8 है। तो बताइए TS की लंबाई x मान लीजिए। मेरे दोस्त ये है सीकेंट, और सीकेंट का कंसेप्ट क्या होता है, पूरा सीकेंट यानी PR इंटू बाहरी सीकेंट यानी QR बराबर पूरा सीकेंट यानी TR और इंटू बाहरी सीकेंट यानी SR। ठीक है, PR हमारा क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 25.6 इंटू QR 14.4 बराबर TR पूरा TR यानी x प्लस 12.8 और इंटू SR 12.8। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेना 14.2, ये तुम्हें दिख जाएगा। x का मान आपको 14.2 दिख जाएगा। आप आराम से इसको सॉल्व करना। सॉरी 14.2 कह रहे हैं, 16 दिखेगा, 16। आप कैलकुलेशन बिना कर ले अचानक से मार दीजिएगा तो गड़बड़ न हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच।
चलिए, कुलदीप रिकॉर्डेड वीडियो डाल देते हो आप लोग बैच में, आ गए आप। आप ही जैसे लोगों की तो कमी रहता है, क्योंकि आप जैसे लोग सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही उगलते हैं, जहां भी बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे, जहां जाएंगे गंदगी फैलाएंगे, बस यही आपका काम है। तो आप जैसे लोग ऐसे ही काम करते हैं, तो आप जैसे लोग का स्वागत है। आप नेगेटिव फैलाते रहिए, जिंदगी हमेशा ऐसी जिंदगी में आप चलते रहिए, जहां जाइए वही नेगेटिव, जहां जाइए वही नेगेटिव, है ना। जीवन में पॉजिटिव नाम का कोई जगह नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट जहां से होगा बच्चे वहां पर पढ़ेंगे, हमारे यहाँ से होगा तो हमारे यहाँ पढ़ेंगे, है ना। तो बस रिजल्ट पर काम करना है। भगवान भी 100% लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाए थे, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की कहानी यहीं पर रहेगा, हम फिर कल मिलेंगे बाकी के 40 क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। चलिए, थैंक यू।